जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। बेलतू गांव में 3 दिनों से धार्मिक झंडे को लेकर विवाद चल रहा था। उस विवाद को तिरंगा झंडा ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बेलतू में जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहमति के बाद धार्मिक झंडे की जगह तिरंगा झंडा लहराया गया। बता दें कि बेलतू गांव में मुहर्रम जुलूस को लेकर पिछले 3 दिनों से विवाद गहराता जा रहा था। पूरा क्षेत्र छावनी में बदल गया था। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी थी। इसी मामले में गांव आने के दौरान लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल और बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी को पुलिस को डिटेन कर ले जाना पड़ा था। बातों को लेकर हम जनता की भावनाओं को सुनने जा रहे थे और मामला को हम लोग भी चाह रहे थे कि कोई ऐसा विवाद ना हो और अच्छे एक माहौल में फैसला हो जाए। लेकिन वर्तमान सरकार से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज पूरे राज्य में जो स्थिति है, हम लोग को यहाँ रोका गया, जबकि हम लोग चाह रहे थे कि एक अच्छे ढंग से लोगों को जो जायज मांगे हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, उसको कद्र करते हुए मामला का निपटारा किया जाए। पहले ऐसा लगा कि भाई गांव का ये है, वो गांव का ही, आपस के लोग सलटा लेंगे, लेकिन जब नहीं सलटा मामला तो आज हम लोग जा रहे हैं। इस नियत से जा रहे थे कि हम लोग मामले को सलटाएंगे और एक शांति जो है वो बहाल होगा। लेकिन धारा 144 का हवाला देते हुए तो वहां पर 144 लगा हुआ है, बाहर से किसी को जाने की अनुमति नहीं। हम लोग बाहर रोड पर इंतजार करने के लिए तैयार होते। ठीक है, जब आप जाने दीजिएगा तभी जाएंगे। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर डिटेन किया गया है, रखा गया। कहाँ पर घटना क्या घटा है यहाँ पर? इसके बारे में जो भी आपको विशेष डिटेल हमारे सीनियर से मिलेगा, हमको जो आदेश हुआ उसके साथ हम यहाँ पर कार्रवाई। दोनों पक्षों का आपसी सहमति से जो है झंडा हटाया गया है और दोनों ने आपसी सहमति से तिरंगा लहरा के मतलब भाईचारा और एकता का प्रतीक दिया है, संदेश दिया है। एक तिरंगे ने सब विवाद को खत्म कर दिया। सबको जो दो समुदाय के बीच, जो हमारे बीच जो दो समुदाय के बीच जो विवादित था, वो दोनों विवादित को हमारे तिरंगा झंडा ने खत्म कर दिया। अब बिहार चुनाव से पहले शराब माफिया एक्टिव हो गए हैं। बिहार में जाम छलके, इससे लेकर शराब माफिया लगातार नई तरकीब निकाल रहे हैं। इसी फहरिस्त में अब शराब माफिया बड़े मकान या ड्यूप्लेक्स को किराए पर लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग को चकमा देने में जुट गए। जिसका खुलासा उत्पाद विभाग की जांच में हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाती है। झारखंड से बिहार में शराब सप्लाई, शराब की नहीं रुक रही आवाजाही, नेटवर्क पर शिकंजा खुल रही परत दर परत, कानून की आंखों में धूल झोंक रहे शराब माफिया। शराब माफिया कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये अब जिस मकान से काला कारोबार कर रहे हैं, वो काफी महंगा और तमाम लग्जरी सुविधाओं से लैस होता है। इसकी सबसे मुख्य वजह किसी को इन पर शक न हो। इसके साथ ही ये लगातार लोकेशन बदलते रहते हैं, ताकि जब तक पुलिस या उत्पाद विभाग को उनकी भनक मिले, तब तक ठिकाना बदल जाए। ज्यादा से ज्यादा शराब माफिया 2 से 3 महीनों के लिए ही मकान को किराए पर लेते हैं। एक लोकेशन पर ये 1 महीना 1.5 महीना से ज़्यादा ये लोग रहता नहीं। वो लोकेशन को लिया, 1-1.5 महीना फिल किया। जैसा कल बताया, यहाँ जैसे बता रहा था 1 महीना पहले उस घर को लिया था भाड़ा पर, वहाँ काम किया, वहाँ से निकल गया, जिससे हमारा स्थान का सूचना नहीं मिल सके लोगों को। तो ये बदलता है। तो ये कभी क्या करता है, देहात क्षेत्र में जाते हैं, झोपड़पट्टी में जाते हैं, कभी बड़ा मकान ले लेते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। तो अपने छिपने का जो होता है अवैध आदमी का, उसके रणनीति के तहत ये काम करते हैं। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग भी एक्शन में है। लगातार छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। 5 जुलाई को टाटी सिल्वी थाना क्षेत्र स्थित एक आलीशान मकान में 500 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई। मूवर्स एंड पैकर्स की आड़ में चल रहा अवैध शराब का खेल 21 जून को सिकीदरी इलाके में 562 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 50 लाख के आसपास आंकी गई।
21 अप्रैल को शराब की बड़ी खेप जब्त। 9 अप्रैल को 110 लीटर अवैध शराब को लालपुर इलाके स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट से जब्त किया गया। 7 अप्रैल को 285 लीटर अवैध विदेशी शराब खेलगांव सहित कई इलाकों से बरामद की गई। 24 मार्च को ओरमांझी में एक डुप्लेक्स में करीब 80 लाख के अवैध विदेशी शराब की बरामदगी हुई। 20 जनवरी को 4,392 लीटर की अवैध शराब बरामद हुई। 2 जनवरी को लापुंग इलाके से अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। हाल के महीनों में छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि शराब माफिया लगातार अपने ठिकानों को बदलते हैं। ये उन जगहों पर ही अपना ठिकाना बनाते हैं जहां ये पुलिस और समाज को धोखा दे सके। यही वजह है कि कभी ग्रामीण तो कभी शहरी इलाकों में ये अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। कुछ दिनों में हम लोग इस टाइप का कम से कम 30 केस 25-30 केस हम निकाले हैं, जिसको बड़े बड़े पकड़े हैं। और ये गिरोह जो है काफ़ी सक्रिय है, बिहार में प्रोहिबिशन होने के कारण और सक्रिय हो गया है। तो इस गिरोह को नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, इससे जानलेवा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार की शराबबंदी के कारण झारखंड और बिहार की शराब माफिया लगातार नए नए तरीकों से शराब की तस्करी करने में जुटे, ताकि शराब के जरिए मोटी कमाई हो सके। वहीं अवैध शराब को पीकर कई लोग बीमार हो रहे हैं तो कई मौत के गाल में समा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और पलामू से बड़ी खबर मिल रही, जहां बारिश के कारण मिट्टी के घर का छत गिर गया। मलबे में दबकर एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, वहीं एक 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है। घटना रेहला थाना क्षेत्र के दीक्षित मोहल्ला की है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि कई बार आवास योजना के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन आवास नहीं मिला, इसीलिए इसी टूटे हुए मिट्टी के घर में रहने को मजबूर थे। उन्होंने मासूम बच्ची की मौत के लिए सिस्टम को दोषी ठहराया। खबर गुमला से, जहां पुलिस ने सिसई रोड निवासी व्यवसायी शंकर अग्रवाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश में शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 साल पहले मृतक के घर अपराधी पर चोरी का आरोप लगा था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी अंचल व्योम तिर्की और उसके 2 सहयोगी जुलिमन मिंज और समीर टोप्पो को गिरफ्तार किया है। 6 जुलाई को तीनों अपराधियों ने विनोद अग्रवाल के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, चाकू, ग्लव्स, तलवार के अलावा एक बाइक भी बरामद की है। अलग अलग जगहों से छापेमारी करके तीनों लोग जो घटना में जिनकी संलिप्तता दिख रही थी, उन तीनों को एक एक करके अरेस्ट किया गया है। जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से 2 लोगों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के केस में, छेड़छाड़ मारपीट के केस में जेल जा चुके हैं। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जानकी यादव को बनाया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। झारखंड सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जेएमएम के पूर्व विधायक हैं जानकी यादव। बरकट्टा से रह चुके हैं विधायक नंद किशोर मेहता और लक्ष्मण यादव को बनाया गया है सदस्य। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की तरफ से चान्हो और काठीटांड में आयोजित मोहर्रम मेले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मोहर्रम का दिन हमें त्याग, बलिदान और संघर्ष की अमर गाथा की याद दिलाता है। यह दिन मानवता, प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश देता है। इस्लाम धर्म का यही पैगाम है, हर वर्ग, धर्म और समुदाय के बीच मेलजोल और इंसानियत को सर्वोपरि माना। रांची में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर उम्मीद है कि सियासत दोनों शुरू हो जाएगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के साथ बिहार, बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री होंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से चर्चा होगी।
10 जुलाई को होने वाली बैठक में नक्सल के एजेंडे पर चर्चा की जा सकती है। खासकर पिछली बैठक में जो फैसले हुए थे उनके एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इस बैठक को लेकर प्रदेश बीजेपी ने बड़ी उम्मीद जताई। वहीं दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने एक बार फिर झारखंड के बकाए की बात को दोहराया। मुझे लगता है इस बैठक में एक प्रमुख एजेंडा होगा, क्योंकि ये जितने राज्य हैं उसमें से अधिकांश राज्यों में नक्सलवाद का दंश इन्होंने कभी न कभी झेला है और अभी भी झेल रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, विकास को नई गति देगी। इस तरह की बैठकों से झारखंड को क्या लाभ मिल रहा है? झारखंड का जो हजारों लाखों करोड़ रुपया का बकाया है, अब तक उस पर केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। जो आदिवासी सरना धर्म कोड है उस पर केंद्र की लगातार चुप्पी है। तो हम समझते हैं कि बैठक हो, लेकिन वो बैठक तभी सकारात्मक होगी जब झारखंड जैसे राज्य की जो लंबी मांग है, जो झारखंड के लोगों की मांग है, वो जब पूरा होगी। तो कहीं न कहीं केंद्र की रवैया अगर झारखंड के प्रति सुधरती है, जो यहाँ का बकाया है उसका भुगतान होता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अच्छा वातावरण का निर्माण होगा। और जेएसएससी सहायक आचार्य डीबी प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों की आपत्ति जताई है। कट ऑफ और आरक्षण को लेकर कई सवाल भी उठाए। दरअसल दस्तावेज सत्यापन के लिए 2734 अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया को लेकर गहन असंतोष और आशंकाएं सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी दस्तावेज सत्यापन केंद्र पहुंचे जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि डीबी सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें कई ऐसे हैं जिनके अंक कम हैं, जबकि बेहतर अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नजरअंदाज किया गया है। दरअसल अभ्यर्थियों ने पूर्व सीएम रघुवर दास से मुलाकात कर अपनी बात को रखा। हम लोग जो है जो जेएसएससी 20/4/2025 को जो रेस्पॉन्स सीट निकाली थी, उस आंसर की कम रेस्पॉन्स की, उस रेस्पॉन्स सीट में हम लोग देखे कि भाई जितना उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया था उस सारे क्वालिफाइंग मार्क्स से मेरा मार्क्स अधिक था। लेकिन जेएसएससी ने हमारे मार्क्स को उन तमाम लोगों के साथ नॉर्मलाइज किया जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते नहीं थे। और हम लोगों को पीआईएल के तहत जेएसएससी ने कहा कि आप लोगों को इनएलिजिबल घोषित कर दिया हमने। उसी के विषय को लेके हम लोग आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से हम लोगों ने मिला और सर से हम लोग निवेदन किए कि सर एक बार आप इसे देखें। उन्होंने साफ शब्दों में हम लोगों को विश्वास दिलाएं कि मैं राज्यपाल को चिट्ठी लिखता हूं, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो गलत है। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है कि डिफरेंट सीट्स में जो एग्जामिनेशन होते हैं तो एसएससी क्या करती है कि उसको किसी को शिफ्ट को हार्ड मान लिया, किसी को इजी मान लिया है। लेकिन ये तो हम कैंडिडेट के साथ अन्याय हुआ कि मेरा लक है कि मेरे को हार्ड मिला, मेरा लक है मेरे को आसान मिला। अब उसको क्या करता है कि एवरेजिंग करके ये लोग जो है जिसका ज्यादा नंबर हो रहा है उसको कम कर दे रहा है, जो कम है उसको ज्यादा कर दे रहा है। झारखंड में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त है। महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी का कहना है कि इसे लेकर सरकार को नोटिस दिया जाएगा। झारखंड में अब तक महिला आयोग का गठन नहीं होने को लेकर आयोग ने गंभीरता जताई है। की रक्षा न कर पाए तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है। मेरी तो सबसे पहले बच्चियों को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, तो शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पर उनकी क्या रणनीति है, क्या वो चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह आयोग खुद इसमें समन करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड कांग्रेस की तरफ से जनता दरबार का आयोजन कराया गया। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान कोई ट्रांसफार्मर की समस्या लेकर पहुंचा तो किसी ने मैया सम्मान नहीं मिलने और आवास नहीं मिलने की समस्या रखी। कांग्रेस कार्यालय में खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अपनी शिकायत मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पास रखी, जहां पलामू में ट्रांसफार्मर की जरूरत को लेकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। सभी फरियादियों से शिकायत लेने के बाद मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संबंधित विभाग के अधिकारी और संबंधित जिले के उपायुक्त से बात करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि समस्या का हल किया जाए और सुविधाएं पहुंचाई जाए।
ही नहीं मिला। उन्होंने जीएम महोदय को कह दिया है पलामू जिले के, और जीएम महोदय ने कहा है कि मैं अवश्य लगवाऊंगा अगर खेती कृषि की बात है तो, अगर ये मामला गंभीर और संज्ञान में है। सरकार, हमें लगता है कि हमारा काम अब जल्द से जल्द हो जाए। दिक्कत क्या है, मेरा वो पैसा नहीं मिल रहा है। आवास का मंजूर तो हुआ है, पैसा नहीं हुआ है। बरसात में घर जर्जर हो गया है। घर नहीं है आपको? घर है, अगर मंजूर हुआ है तो सबको मिल रहा है, तो मेरे को पैसा क्या नहीं आ रहा है। भूमि विवाद से संबंधित मामला आ रहा है। बिमला टिग्गा जी ने कहा है कि साहब इन्होंने सत्यापन भी करवा लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया, मैया सम्मान योजना इसके बाद भी नहीं मिल रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी बातों का निष्पादन अगर संबंधित कार्यालय निचले स्तर पर कर लिए होते तो मंत्री तक आने की जरूरत इनको नहीं पड़ती। आपके माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जिन विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, अंचल स्तर के हों या राज्य स्तर के, संवेदनशील बनिए, जन कार्यों पर त्वरित कार्रवाई करिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।